पिछला एपिसोड वहाँ खत्म हुआ था जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अर्थर एकेडमी के अंदर आ जाता है और अब उसके सामने एक बूढ़ी लेडी होती है। अर्थर हम लोग को बता रहा होता है कि ये जायरस एकेडमी है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं से ही काफी सारे स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, रॉयल गार्ड, पब्लिक लीडर, मिलिट्री ऑफिसर्स बनते हैं। ये एक काफी कमाल की एकेडमी है जहाँ पर बच्चे आते हैं अपने मैजिक को सीखने के लिए। और इस समय पर मेरे सामने इस एकेडमी की डायरेक्टर खड़ी है। इन्हीं के पास सारी अथॉरिटी है। डायरेक्टर भी अब अर्थर से कहने लगती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि विंसेंट ने जो तुम्हारे बारे में जो कुछ बोला है वो झूठ है या फिर सच है। चलो चेक करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब डायरेक्टर उस जगह पर एक बैरियर लगा देती है। वह अब अर्थर से पूछती है कि क्या तुम रेडी हो, जिस पर वो भी कहता है हाँ। जिसके बाद अब अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस डायरेक्टर की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। अब मुझे समझ आया कि ये इतनी फेमस जगह के डायरेक्टर क्यों है। मुझे इसके सामने प्रूव करना चाहिए कि विंसेंट ने जो भी मेरे बारे में कहा है वो झूठ नहीं था। ऐसा बोलने के बाद अर्थर सबसे पहले अपने विंड एलिमेंट मैजिक को यूज करता है, जिससे कि वो एक काफी बड़े पत्थर को उठाकर अब डायरेक्टर की तरफ फेंक देता है। पर अब वो डायरेक्टर भी अपनी पावर का यूज करके उन पत्थरों को काफी आराम से तोड़ देती है, जो देखकर अर्थर काफी हैरान रह जाता है। वो अब कहने लगता है कि शायद से इससे कुछ नहीं होगा, मुझे फायर और वाटर यूज करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपने फायर मैजिक को यूज करता है, जिससे कि वो पत्थर को ही काफी ज्यादा गर्म कर देता है और उसी से वो हमला करता है। पर इस बार वो डायरेक्टर अपने विंड मैजिक से एक बैरियर लगा देती है, जिससे कि वो अर्थर के हमले से बच जाती है। ये देखकर अर्थर फिर से हैरान हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी किंग वाली पावर यानी कि की वाली पावर को यूज करने लगता है। इसी पावर को वो यूज करते हुए एकदम से सामने आ जाता है। पर डायरेक्टर फिर से विंड मैजिक को यूज करके अर्थर को पीछे गिरा देती है। पीछे गिरने के बाद अब उसे देखकर डायरेक्टर अब उसे कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, पर मुझे लगता है कि तुमने अपनी ताकत को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर दिया है। पर मानना पड़ेगा, सोर्सरी और कॉम्बैट स्किल में तुम काफी माहिर हो। चलो अब मेरी बारी है, कोशिश करना कि तुम बेहोश ना हो। ऐसा बोलने के बाद अब डायरेक्टर अपने साउंड मैजिक को यूज करने लगती है। इस वजह से अब काफी तेज आवाज निकलती है, जिससे कि अब अर्थर के सर में अब काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो काफी कोशिश कर रहा होता है कि वो बेहोश ना होए। वो अब हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये कौन सी सोर्सरी है। तभी अचानक से डायरेक्टर रुक जाती है और अब वो उसे कहती है कि तुम पास हो गए हो। तुम्हारे विंड मैजिक को देखकर मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली टीचिंग करना चाहती हूँ। विंड के साथ साथ तुम अर्थ एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, है ना। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि तुम और भी एलिमेंट यूज कर सकते हो, है ना। ये सुनकर अर्थर अब सोचता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा डायरेक्टर चालाक है। अर्थर अब उसे कहता है हाँ, मैं वाटर एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाती है और अब वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी इस ताकत को अकेले में जो दिखाने मेरे को लेकर आए हो। ये सुनकर अर्थर शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि डायरेक्टर को तो सब कुछ पता है। अर्थर अब उसे कहता है हाँ, तुमने सही सोचा, मैं एक इरादे से आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस लेने के लिए आया हूँ। उस चीज का यूज करके मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वो दोगी तो मैं इस एकेडमी के अंदर आऊंगा और मैं तुम्हें टीचर मान लूंगा और मैं तुम्हारा आज्ञाकारी रहूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाती है और कहती है कि आज से पहले सेपिन रॉयल फैमिली ने भी ऐसी नेगोशिएशन नहीं करी है। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो आपकी काफी कीमती है। मैं अपने आप को आपको ऑफर कर रहा हूँ, पर मैं इस एकेडमी के अंदर तभी एनरोल करूंगा जब मैं बाकी के बच्चों की उम्र का हो जाऊंगा, यानी कि अब से 3 साल बाद। तो डायरेक्टर कहती है कि लेकिन अगर तुम अपनी स्टडीज को अभी शुरू करोगे तो तुम और भी ताकत हो जाओगे, तो तुम अभी ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। जिस पर अर्थर कहता है कि क्योंकि मैं अपनी लाइफ को फुल तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं एक एडवेंचरर बन के इस दुनिया के बारे में और सीखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहती है कि लगता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है, तो चलो फिर ठीक है। वैसे क्या इसके बारे में तुमने अपनी फैमिली को बता दिया है। तो अर्थर कहते हैं नहीं, इसके बाद में जाकर बता दूंगा। तो डायरेक्टर भी कहती है ठीक है, जब तुम अपने पेरेंट्स को मनवा लोगे तो ये डील कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब अर्थर घर आ जाता है, जहाँ पर अब वो हम लोग को बताने लगता है कि उसने विंसेंट का यूज करके एलिस और रे को उसकी पावर के बारे में समझा दिया कि आखिर अर्थर कितना ताकतवर है और वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। पर एलिस माने नहीं रही होती है। वो कह रही होती है कि अर्थर एडवेंचरर नहीं बनेगा क्योंकि वो काफी खतरनाक होता है। जो सुनकर रे अब एलिस से कहने लगता है कि कम से कम एक बार अर्थर की बात तो सुन लो। जिस पर एलिस कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने कितना सफर किया है। हमने अर्थर को पहले भी खो दिया था, अब ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। वो रे से कहती है कि आखिर तुम अर्थर को एडवेंचरर कैसे बनने दे सकते हो। तो रे कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी सोच रहा था कि अर्थर को एक एडवेंचरर बनाना चाहिए। चिंता मत करो, हम लोग अर्थर के साथ किसी को भेजेंगे जो कि उसे प्रोटेक्ट रखेगा। वहीं पर अभी भी एलिस इस बात पर मान नहीं रही होती है। वो कहती है कि अर्थर काफी ज्यादा यंग है, वो इस तरीके से अकेले जर्नी पर नहीं जा सकता है। वहीं अर्थर कहता है कि लेकिन ये जर्नी नहीं होने वाली है, मैं हर महीने घर आता रहूंगा और अगर आप कहोगे तो मैं और भी ज्यादा जल्दी आता रहूंगा। ये सुनकर एलिस कहती है क्या सच्ची में। जिस पर अर्थर कहते हैं हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वहीं पर अब एलेनोर भी परेशान हो जाती है। वो अर्थर से कहती है कि क्या आप जल्दी जाओगे। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मैं थोड़े समय के लिए यहीं रुकूंगा, उसके बाद जाऊंगा। ऐसा बोलने के
बाद अर्थर अपनी मॉम से भी कहता है कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, पर मैं एक दिन जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे इस कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा देखना है, क्योंकि अभी भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। मुझे और भी सीखना है और मुझे भी वैसा ही फील करना है जैसा आप लोग फील करते थे जब आप लोग एडवेंचरर्स थे। तो उसके पेरेंट्स भी अब मान जाते हैं। वहीं पर अर्थर भी अब अपने मन में कहने लगता है कि यहीं पर ही रहकर ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा बोरिंग होएगा, मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊंगा और मैं अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने नई टेक्निक सीखी है जिन्हें मैं यूज करके देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। वहीं एलिस कहती है ठीक है, पर एक बात है, तुम प्लीज कोई भी सीक्रेट मत रखो हमसे, तुमने अभी तक हमें अपने दूसरे एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए बताओ। तो अर्थर कहता है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे काफी दुख हुआ ये सुनकर कि मेरी मॉम चाहती है कि हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट्स ना रहे, पर मैं इन लोगों को सारी सच्चाई नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद रे भी अब अर्थर से कहता है कि ये तो नेचुरल है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता हो रही है, क्योंकि एडवेंचरर्स हर दिन खतरे में आते हैं। चिंता मत करो अर्थर, हम तुम्हें किसी ऐसे पर्सन के साथ भेजेंगे जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। ये सुनकर अर्थर और एलिस दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रे किसकी बात कर रहा है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रे अब अर्थर और एलिस को लेकर अपनी पुरानी पार्टी के एडवेंचरर्स के पास आ जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। वो उन्हें कह देता है कि क्या कोई अर्थर के साथ जाना चाहेगा। वहीं पर वो लाल बालों वाला एडवेंचरर कहता है कि मैं तो बेबी सिट नहीं कर सकता हूँ अर्थर को, मुझे तो अर्थर से डर लगता है, क्या पता अगले दिन वो मुझे मार दे। वहीं बाकी सभी लोग भी अब कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग अर्थर के साथ नहीं जा सकते हैं। ये देखकर अर्थर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। वहीं पर रे उन लोगों से कहता है कि लेकिन अगर तुम में से जो भी अर्थर के साथ जाएगा मैं बदले में उसे कुछ भी दूंगा। पर फिर भी अभी कोई भी नहीं मान रहा होता है। पर तभी जैस्मिन कहती है कि मैं जाऊंगी, भले ही मेरे को अकेले जाना पड़े तो भी। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब जैस्मिन कहती है कि ये सब कुछ मैं अर्थर के लिए ही करूंगी। ये सुनकर रे कहता है कि काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जैस्मिन तुम कॉम्बैट स्किल्स में काफी अच्छी हो, अर्थर के लिए तुम काफी परफेक्ट रहोगी। वहीं पर बाकी सभी लोग भी इस बात पर एग्री करते हैं और कहते हैं कि ये भी तो आखिर एक ऑगमेंटर ही है। साथ में वो लोग बताते हैं कि लास्ट ईयर जैस्मिन लाइट ऑरेंज कलर भी हिट करी है और उसका विंड मैजिक भी काफी कमाल का है। इसी तरीके से डिसाइड हो जाता है कि अब अर्थर के साथ जैस्मिन जाएगी। इस चीज के लिए अर्थर अब जैस्मिन का शुक्रिया करता है। अगले सीन में वो लोग अब घर वापस आते हैं जहाँ पर लिलिया अकेले ही मेडिटेशन कर रही होती है, जो देखकर एलेनोर भी अब उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम अकेले ही ट्रेनिंग कर रही हो, मुझे भी करनी है तुम्हारे साथ ट्रेनिंग। वहीं ये अर्थर भी देख लेता है। वह मन में कहता है कि देखकर लगता है कि लिलिया अब मेरे ही बिना मेडिटेशन कर पाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ में एलेनोर भी मेरे ख्याल से 7 या फिर 8 साल में अवेकन हो जाएगी। पर बेहतर ये रहेगा कि एलेनोर जल्दी से अवेकन ना होए, नहीं तो मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता होगी क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टेंशन जो आ जाएगा। इसके बाद अर्थर अब अपने फादर से कहता है कि क्या मैं अब ऑक्शन हाउस में जा सकता हूँ, मैं वहाँ से एक तलवार चुनना चाहता हूँ। तो अब रे भी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब ऑक्शन हाउस में विंसेंट के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बता देता है कि उसे एक तलवार की जरूरत है जिससे कि अर्थर एडवेंचरर की गिल्ड की एंट्रेंस एग्जाम को दे सके। तो विंसेंट भी मान जाता है और अब वो अर्थर को उस एरिया में ले आता है जहाँ पर काफी सारे वेपन्स होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। वहीं पर अब इतने सारे वेपन्स को देखकर अब अर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं पर अब अर्थर को काफी ज्यादा देर हो जाती है, जो देखकर अब एलिस को उसकी चिंता होने लगती है। तो रे और एलेनोर उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, अर्थर एडवेंचरर बनने के लिए सीरियस है, इसलिए उसे टाइम तो लगेगा ही। तो एलिस भी कहती हाँ तुम सही कह रहे हो। अगले सीन में अब अर्थर को वापस से दिखाया जाता है जो कि चूज ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर उसे कौन से वेपन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वेपन्स होते हैं अर्थर चूज ही नहीं कर पा रहा होता है। ज्यादातर तलवारों को तो अर्थर यूज ही नहीं कर सकता है क्योंकि इस समय पर वो काफी छोटा है और जितनी भी तलवारें हैं वो काफी बड़ी हैं। इसलिए अब वो एक ऐसे वेपन को ढूंढ रहा होता है जो कि इसके लिए बिल्कुल सूटेड हो। अर्थर अब कुछ ढूंढ ही रहा होता है पर तभी सिल्वी उसे एक जगह पर लेकर आती है। अर्थर देखता है कि वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो सिल्वी से कहता है कि मैं डंडा नहीं ढूंढ रहा था, मुझे एक तलवार चाहिए थी। पर अब सिल्वी अर्थर को उसे उठाने के लिए कहती है। तो अब अर्थर भी उसे जैसे उठाता है वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये डंडा काफी ज्यादा भारी हो जाता है। अर्थर अब सोचने लगता है कि कहीं ये चीज कोई तलवार तो नहीं है। अर्थर अब उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर वो उसे ओपन ही नहीं कर पा रहा होता है, जो देखकर वो सोचता है कि क्या मुझे अपने एलिमेंट को यूज करना चाहिए इसे ओपन करने के लिए। अर्थर अब ऐसे करता है, वो अब अपने एलिमेंट को यूज करता है उस तलवार को ओपन करने के लिए, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो तलवार अब अर्थर के माना के साथ फ्यूज हो जाती है, जिसके कारण से अब अर्थर को उसके सामने कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। वो देखकर अर्थर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद अब वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब उस तलवार को काफी इजीली से ओपन कर पाता है। उस तलवार को देखकर अर्थर अब हैरान रह जाता है और कहता है कि यहाँ पर जितनी भी तलवारें हैं ये उनसे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। अर्थर अब उस तलवार को ट्राई करने की कोशिश करता है पर वो तलवार काफी ज्यादा भारी होती है, वो उसे यूज ही नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद अर्थर अब पास में पड़े एक बैरल के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके अपनी तलवार की पावर को टेस्ट करता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो तलवार अब काफी स्मूथली से उस बैरल को काट देती है, जो देखकर अर्थर भी हैरान हो जाता
है तभी वो देखता है कि उस तलवार के ऊपर तो एक नाम लिखा हुआ था जिस पर लिखा था डॉन्स बैलेट WK4। ये देखकर अर्थर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी अचानक से उस तलवार में से एक बिजली निकलती है जिसकी वजह से अर्थर के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अर्थर वापस से इस तलवार को उठाता है और अब वो फील कर पा रहा होता है कि इस तलवार का वेट और बैलेंस बदल चुका है। वो इजीली इस तलवार को उठा पा रहा है। अर्थर अब इस तलवार को स्विंग करता है और अब वो इसे काफी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा होता है। इतना तो वो पहले भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर अर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये तलवार उसकी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट बन गई है। अर्थर मन में कहने लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में जितनी भी तलवारें मेरे सामने आती थी मैं उन्हें हमेशा यूज करता था, पर आज से पहले ऐसे कमाल की तलवार मेरे सामने नहीं आई जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। अर्थर अब सामने पड़े फिर से एक और बैरल के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है और अब वो कहता है कि इससे मुझे एक कहानी याद आ गई जो कि मैंने सुनी थी एक एक्सपर्ट क्राफ्टमैन के बारे में। उस क्राफ्टमैन ने एक अकेले बंदे के लिए एक स्केप्टर बनाया था जो कि उस बंदे के लिए उसका एक्सटेंशन बन गया था, पर ऐसे वेपन के लिए ओनर को अपना माना उसके साथ फ्यूज करना पड़ता है उस वेपन के साथ। मैंने आज से पहले कभी एक ऐसे वेपन को नहीं देखा जो कि अपने ओनर को देख कर ही उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। आखिर ये WK4 है कौन? तभी वहाँ पर रे आ जाता है और अब अर्थर से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने खाना तैयार कर दिया है, कितनी देर लगेगी? जिस पर अर्थर कहता है कि आ रहा हूँ। इसके बाद वो विंसेंट से कहता है कि मुझे ये तलवार चाहिए। अर्थर उन लोग को एक दूसरी ही तलवार दिखाता है, वो वाली तो वो छुपा रहा होता है जो कि उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। इसके बाद अर्थर उस तलवार को अपने फादर को पकड़ा देता है। वहीं पर रे भी अब उस तलवार को टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। तभी विंसेंट अब अर्थर की कमर पर अब उसी तलवार को देखकर कहता है कि ये डंडा क्या है। वहीं अब अर्थर बता नहीं पा रहा होता है। वो अब कहता है कि मुझे ये फ्लोर पर मिली थी, मैंने जब इसे उठाकर देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे प्रैक्टिस के दौरान यूज करूँ। ये सुनकर विंसेंट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे पास ये डंडा है। वो अपने साथी से कहता है कि ये क्या है, तो उसका साथी जिसका नाम जेमसन है वो बताता है कि ये डंडा एक बूढ़े आदमी का था। वो कह रहा था कि इस डंडे के लिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसने ये डंडा हमें दे दिया। काफी सारे अप्रेजर्स ने इस डंडे को चेक किया था पर वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बस एक डंडा है। जेमसन कहता है कि मुझे तो वेस्ट लग रहा था इसे फेंकने के लिए, इसे मैंने यहाँ रख दिया। क्या मैं हाई रैंक के अप्रेजर्स को लेकर आऊं इसे चेक कराने के लिए? वहीं पर ये सुनकर अर्थर अब विंसेंट से कहता है कि अगर ये कीमती है तो मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये डंडा काफी कमाल का लग रहा है, मैं सोच रहा था कि मैं इसे रख लूं अंकल विंसेंट। अर्थर काफी प्यार से कहता है, इसलिए विंसेंट अब पिघल जाता है। वो अब अर्थर से कहता है कि माफी मत मांगो, इसे रख लो तुम्हें चाहिए तो। ये सुनकर अर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो अब उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी समय तक अर्थर अपनी फैमिली के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है। उन लोगों के साथ वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। साथ में अर्थर तैयारियां कर रहा होता है एक एडवेंचरर बनने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को इस दुनिया में आए हुए 9 साल हो चुके हैं, यानी कि आज उसका बर्थडे है। सभी लोग अर्थर के बर्थडे को मना रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर सारी खाने की तैयारी विंसेंट ने करी हुई थी। वो सभी लोगों से कहता है कि जिसे जितना खाना है खा सकता है, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग भर पेट खाना खाते हैं। अगले सीन में हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब अर्थर को उसका बर्थडे गिफ्ट दे रहे होते हैं। अर्थर के पेरेंट्स उसे एक ग्लव देते हैं। वहीं एलिस बताती है कि उसके ऊपर जेम्स लगे हुए हैं और मैंने इन्हें हीलिंग मैजिक के साथ एन्चेंट कर रखा है। ये गिफ्ट अर्थर को काफी पसंद आता है। वो अब जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। इसके बाद अब विंसेंट की बारी आती है गिफ्ट देने की। वो अब अर्थर को एक रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर विंसेंट ये क्या कह रहा है। तो विंसेंट अब कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक रिंग अब अर्थर को दे देता है और दूसरी रिंग वो एलिस को दे देता है। वो अब एलिस से कहता है कि ये रिंग अपने आप ही ग्लो कर जाएगी अगर अर्थर खतरे में हुआ तो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अर्थर सेफ है या फिर नहीं। जिसके बाद अब उन एडवेंचर्स की बारी आती है अर्थर को गिफ्ट देने की। उस पार्टी के लीडर अर्थर को एक ऐसा स्क्रोल देता है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि तुम माना का यूज करके इस स्क्रोल के ऊपर अपना एक मैसेज छोड़ सकते हो। इससे तुम अपनी मोम को कोई भी मैसेज भेज सकते हो और तुम्हारी मोम भी रिप्लाई कर सकती है। ये सुनकर ये कहता है कि तो काफी कमाल का तोहफा है। जिस पर अर्थर भी कहते हैं हाँ। इसके बाद वो सभी लोग का शुक्रिया करता है उसे इतने सारे कीमती तोहफे देने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि कल मैं अपनी जर्नी पर निकल जाऊंगा। वो सभी से कहता है कि आप सभी लोग चिंता मत करना, मैं काफी ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एलिस कहती है ठीक है। वो अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम फेमस बनना चाहते हो या फिर तुम्हें काफी पैसे कमाने हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। जिस पर अर्थर भी कहता है ठीक है। अगले सीन में अब रात हो जाती है जहाँ पर अर्थर अब कहने लगता है कि मुझे काफी समय से एक चीज फील हो रही थी पर अब
मुझे फाइनली वो चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, और वो ये है कि इस लाइफ में मेरे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं जो कि मुझसे प्यार करते हैं। यही है वो फीलिंग जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारी चीज़ लगा दूंगा लड़ने के लिए, पर मुझे ताकतवर बनना होगा जिससे कि मैं उन सभी लोगों को सेफ रख सकूं। मुझे इतना ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा जितना मैं पिछली जिंदगी में भी नहीं था एक किंग के तौर पर। अगले सीन में आर्थर अब तैयार होकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर अब उसकी फैमिली उसे देखकर कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वहीं उसे देखकर ये कहता है कि तुम आगे चल के एक एस रैंक के एडवेंचरर भी बन सकते हो। तुम ताकतवर हो, पर कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना। अकेले ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। ये याद रखना कि तुम्हारे साथ जैस्मिन भी है, उस पर थोड़ा सा निर्भर रहना। तो अब आर्थर भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद अब आर्थर की मॉम आकर आर्थर को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग भी ठीक रहेंगे, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर आर्थर भी कहते हैं ठीक है। एलिस अब उसे कहने लगती है कि अपनी रिंग पहन लो और जल्दी से चले जाओ, अच्छे से एंजॉय करना। तो अब आर्थर भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो चला जाता है, एलिस अब काफी इमोशनल होकर रे को गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद जैसे आर्थर अब बाहर आता है, वो देखता है कि जैस्मिन तो उसका वेट कर रही थी। वो अब आर्थर से कहती है कि क्या तुम रेडी हो, जिस पर आर्थर भी कहता है हाँ। जिसके बाद अब वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाती हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।